नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 6 to 8 मैथ साइंस की स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपको मैं अभी बताएंगे कि हमने जो है बिना कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व किए हुए एनसीईआरटी और पीआईक्यूज पे आधारित तैयारी करके हमने 6 to 8 मैथ साइंस में 105 अंक अर्जित किए थे, जो आपका 15 मार्च को पेपर हुआ था। हालांकि ये पेपर रद्द कर दिया गया था और वहाँ से काफ़ी जो चीज़ें हुई इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अफसोस होता है ऐसी चीज़ों पे। और साथ में मैं आज अपने बारे में भी बताऊंगा। काफ़ी सारे लोगों को जो है इन सब चीज़ों पे संशय भी हो रहा था, लेकिन डिटेल में बात करते हैं। और आप अगर 6 to 8 मैथ साइंस की जो है स्ट्रेटजी को साथ में अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही जो है यूज़फुल क्लास होने वाली है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपका जो जीएस पार्ट सेकंड पीआईक्यूज प्लेलिस्ट है, यहाँ से आप 30+ अंक ला सकते हैं। और यह प्लेलिस्ट पूरी तरीके से रेडी है, तैयार है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। आपको कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा। और साथ में इस क्लास में हम स्ट्रेटजी के अलावा आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले का पीडीएफ देंगे, जो आपके मैथ में 6 to 8 मैथ में काम आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा हम स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस करेंगे और बेस्ट कंटेंट के बारे में भी हम बात करेंगे, जो आपको हमसे जुड़कर प्राप्त होने वाला है। और साथ में यहाँ पे लगभग 1 महीने हमारे पास है और हम आराम से जो है आपको डेली जो है चैप्टर वाइज आपको पढ़ा देंगे। और साथ में हम आपको पीआईक्यूज भी करा देंगे, जिससे आपका जो भी चैप्टर आपको सवेरे पढ़ाया जाएगा या दोपहर में पढ़ाया जाएगा, जब भी आपकी क्लासेस होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है शाम को जो है पीआईक्यूज करा दिए जाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें क्लियर रहेंगी। और यहाँ पे बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी और मैथ साइंस दोनों के केस में, ठीक है, मैथ साइंस दोनों के केस में एनसीईआरटी पे ही आपको स्टिक रहना है। और यहाँ पे जो है हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले, ठीक है, स्ट्रेटजी को डिस्कस करने पहले हम अपने बारे में बता दें। काफ़ी सारे लोगों को संशय भी हो रहा था, मतलब काफ़ी सारे तुम नहीं कहेंगे, 2-4 ही लोग थे, बाकी ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया। हम भी जो है हमने भी तैयारी की, ठीक है। और हम 2015 में ग्रेजुएट हुए बीएससी बैचलर ऑफ साइंस से। मैथ साइंस हमारा था 70% एग्रीगेट से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और इसके बाद फिर हमने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी की, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी की। यूपी पीसीएस हमारा जो है प्रीलिम्स लास्ट ईयर 5 नंबर से रह गया। हालांकि 111 नंबर कट ऑफ गया था 2022 में, 2023 में कट ऑफ चला गया 125, हमारे नंबर आए 120। हमने चैनल पे इसका मार्कशीट भी शेयर किया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि बीएससी का बैकग्राउंड होने के साथ हमने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी की, वहाँ से हमारा जीएस का पोर्शन बहुत मजबूत है, ठीक है। तो इसलिए जो हम प्राइमरी का पेपर भी हमारा आराम से अच्छे से हुआ। और उसके बाद फिर जो है जो मैथ साइंस है, इस बार हमें समय मिल गया, पिछली बार हमें समय नहीं मिला था, और क्यों नहीं मिला था उसके भी बारे में बता देते हैं। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो मैथ साइंस हमारा इस वजह से मजबूत है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड रहा है, दूसरा चीज़। और टीआरई 2 में ध्यान दीजिए, टीआरई 2 में हमारे पीआरटी में आए थे 86 नंबर, ठीक है। अब ज़बरदस्ती मार्कशीट वगैरह अपलोड करने का कोई मतलब नहीं होता है। और 6 to 8 में हमारे आए थे 75 नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको बात बोली जाएगी सच बोली जाएगी, और सच के लिए बार बार सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट भी कर रहे हैं और उस चीज़ से हम काफ़ी ज़्यादा जो है खुश भी हैं और आपके लिए जो है जी तोड़ मेहनत के लिए तैयार भी हैं। तो हमने यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमने 86 से 101 स्कोर किया 15 मार्च वाले पेपर में। 75 से हमने 105 पहुँचाया। हमने कैसे पहुँचाया, हमने क्या गलती की थी टीआरई 2 में, और क्या सुधार हमने किया टीआरई 3 में, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मैथ्स के क्वेश्चंस 6 to 8, पहले हम मैथ की बात करते हैं। तो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस पीआईक्यूज आपके कहाँ से आएंगे, ठीक है। आप पूछेंगे कि सर पीआईक्यूज हमारे पास क्या सोर्सेज है पीआईक्यूज के, तो हम आपसे बताएंगे कि बीपीएससी टीआरई में 1 में, ठीक है, आपको जीएस पार्ट सेकंड होता है 6 से 12 के लिए। तो जीएस पार्ट सेकंड में आपको मैथ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, वो आपके लेवल के हैं। पहला चीज़ ये आपके पीआईक्यूज हो गए। दूसरा चीज़ आपका टीआरई 2 में जितने भी जीएस पार्ट सेकंड के मैथ के पेपर हुए थे, ठीक है, 8 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो जीएस पार्ट सेकंड में जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो सारे आपके काम के हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, क्वेश्चन सारे करा दिए गए हैं। अब आपको बस 6 से 8 मैथ साइंस की तैयारी जो है अच्छे से मेहनत से करनी है इस चैनल से, ठीक है। अगर अभी तक आप उलझे हुए थे, किसी वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे थे, आपकी तैयारी जो है आपको बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आपका यहाँ से सारी शंकाएँ दूर हो जाएंगी और आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर तीसरा चीज़, टीआरई 2 में 6 to 8 का मैथ साइंस का पेपर हुआ था। तो मैथ साइंस का जो पेपर हुआ था वो हमारे काम का है। पीआईक्यूज से हम वहाँ से देखेंगे क्या रेंजेस हैं, कैसे सवाल आए थे, ठीक है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर टीआरई 2.0
9 to 10th में आप ही के काम के प्रश्न आए, ठीक है। अभी आपको नहीं भरोसा होगा, जब मैं इसका एनालिसिस कराऊंगा, इसका हल कराऊंगा, सोल्यूशन कराऊंगा, तो 9 to 10th मैथ्स में, टीजीटी मैथ्स में जो आपके प्रश्न आए थे, ठीक है, लगभग अब हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आए थे सारे आपके काम के हैं। हमने पर्सनली उसको खुद भी सॉल्व किया था जब हम 15 मार्च का पेपर देने जा रहे थे, उससे पहले हमने 9 to 10th मैथ का भी जो है पेपर सॉल्व किया था। तो ये आपका हो गया PIQs, ठीक है, ये PIQs आपको करके जाना। इसके अलावा और कहीं दुनिया भर का PIQs आपको नहीं करना है, ठीक है। मैथ साइंस में, मैथ में आपको रीजनिंग नहीं पूछता है, नो रीजनिंग, ठीक है, तो यहाँ से क्लियर रहना चाहिए। उसके बाद फिर बात करें तो आपको NCERT पढ़नी है, यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा, NCERT आपको पढ़नी है बस, उसके अलावा और कोई अदर बुक नहीं पढ़नी है। अब बैठ के आपको RS अग्रवाल में, इन सब में बुक में मॉक ड्रिलिंग नहीं करनी है, वहाँ से आपको कुछ लाभ नहीं होने वाला। सिंपल NCERT के प्रश्न आते हैं, वहीं से आपका काम हो जाएगा। आइए बेसिक्स में बात करते हैं। अगर किसी को थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वो क्या कर सकता है, ठीक है, आप NCERT मैथ, अभी मैथ की बात करते हैं तो क्लास 7th NCERT से, ठीक है, तो क्लास 7th NCERT से आप कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे एक चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे जो है आपका साधारण ब्याज के बारे में दिया गया। अगर आप नहीं पढ़ पाइएगा तो हम आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता के 2 4 5 प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे, आप साधारण ब्याज का प्रश्न भी हो जाएगा और GS पार्ट सेकंड में पूछा भी जाता है, ठीक है, और ऐसे प्रश्न कराए भी गए हैं। और आपको जो है प्लेलिस्ट वगैरह सब आपको इस वीडियो में लिंक में सब कुछ दे दिया जाएगा, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप मुझे DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी हेल्प, पूरी सहायता की जाएगी। और आप अकेले नहीं हैं अब से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 6 से 8 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप अकेले नहीं हैं बिल्कुल भी, तो घबराने की, परेशान होने की बात कोई भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया, चूँकि कक्षा 7 की क्लासेज NCERT, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इतने लेवल की चीज़ें यहाँ पे संभव नहीं है पढ़ाना, हम आपको जो आपके ज़रूरी काम का, ये बेसिक्स के लिए बता रहे हैं। अगर आपका मान लीजिए आपने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ये आपका काम का नहीं है, छोड़ देते हैं, ये सब PRT के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्लास 8 पे आते हैं। तो क्लास 8 में आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज सेम चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ये आपको हम सिंपल सा समझा देंगे, उतना लंबा चौड़ा ट्रेडिशनल फॉर्म में आपको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल में कॉन्सेप्ट समझा देंगे, बात खत्म। आपको पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम तो करा ही देंगे आपको। बाकी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड प्रश्न आपको ऑलरेडी जो GS पार्ट सेकंड में पूछे गए वो कराए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका मेंसुरेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल प्रश्न है। बाकी आपको NCERT क्लास 10th के और 9th के आपको इस चैनल पे सॉल्व करा दिए जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत कम पढ़ना है, पूरा किताब नहीं पढ़ डालना है, जितना कम समय उसी हिसाब से हम बता रहे हैं बेस्ट आपके लिए, ठीक है। यहाँ से साधारण ब्याज हो गया, पेरीमीटर एंड एरिया हो गया, ये आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे जो है आपको चक्रवृद्धि ब्याज और उसके बाद फिर मेंसुरेशन मतलब जो सिंपल ज्योमेट्री वगैरह दिया रहता है, इसमें प्रश्न आते हैं, तो ये हो गया आपका। और साथ में आप लोग को कमेंट के माध्यम से अपना जो है बताना है कि आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा क्लासेस चाह रहे हैं या हिंदी मीडियम में चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा खुद का इंग्लिश मीडियम रहा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो हम इंग्लिश मीडियम में ही कैरी करेंगे, नहीं अदरवाइज़ हम हिंदी मीडियम में विचार करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं NCERT क्लास मैथ्स का जो क्लास 9th का, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है क्या पढ़ना है, आते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा, इसके बारे में जानना, ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बस क्वाड्रिलेटरल के बारे में सिंपल सा, जो डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, वही आपको जानने हैं। सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा इस चैनल पे। अगर आपकी डिमांड रही उस हिसाब से कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और वहाँ से टेलीग्राम लिंक वगैरह ज्वाइन करके आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। फिर है हीरोन्स फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9 से आपको हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है। सरफेस एरिया एंड बॉलून्स आपको क्लास मतलब 9 से 3 चैप्टर्स, ठीक है। कौन कौन से, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा हो गया, 9th क्लास से हीरोन्स फार्मूला पूरा, ठीक है, और सरफेस एरिया एंड बॉलून्स पूरा क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वगैरह दिया, ये सब हो जाएगा उसमें। फिर 10th में भी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब आते हैं NCERT मैथ्स क्लास 10th पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रियल नंबर्स में थोड़ा बहुत काम का है, बता दिया जाएगा। पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, द्विघात समीकरण, जीरोस, ये सब पूछता है। फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं जो ट्रिक से करा दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। फिर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत महत्वपूर्ण है, द्विघात समीकरण, ठीक है। AX² + BX + C फॉर्म वाले जो प्रश्न होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन वगैरह नॉर्मल PRT में भी पूछे जाते हैं। फिर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हो गया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल 3 सवाल तक पूछे जाते हैं, GS पार्ट सेकंड में भी पूछे जाते हैं।
उसके बाद है ट्रायंगल्स, नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग तरीके से आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको 10, 30 फलाना 30, 40, 50 कुछ नहीं याद रखना है। एक सिंपल सा ट्रिक बताया जाएगा, उसी के माध्यम से आपको सारे हाइट एंड डिस्टेंसेस के प्रश्न करा दिए जाएंगे। और जितना महत्वपूर्ण होगा बस उतना ही, ज़बरदस्ती का आपको अपने साथ एग्जाम में लेकर नहीं जाना है। बस जितने से प्रश्न आ जाए बस उतना ही। आपको ये भी समझना चाहिए कि एग्जामिनर जब पेपर बना रहा होता है तो उसके सामने एनसीईआरटी के चित्र वाले प्रश्न होते हैं, जो 10-10 लाइन के प्रश्न होते हैं, वो उन सबको नहीं डालेगा, उतना लंबा क्यों टाइप करवाएगा, है ना। तो वो सब प्रश्न आपको इग्नोर कर देना, वो सब आपको जब चैप्टर वाइज जब पढ़ाया जाएगा कल से तो वहाँ आपको बताया जाएगा। फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्लास 11th में भी हम पढ़ेंगे। तो 10th में आपका जो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कराया जाएगा, 11th में आपको ट्रिक से, ठीक, ट्रिक नहीं कहेंगे, फार्मूला है, वो ज़्यादा आसान फार्मूला, ज़्यादा कम समय में वहाँ से आपका हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर स्टेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन मोड मीडियन। फिर मीन मोड मीडियन का जो रिलेशन होता है उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, सब आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। प्रोबेबिलिटी सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा, कोई आपको कई मामला आपका फंसेगा नहीं। उसके अलावा 11th क्लास का एक चैप्टर बस सब पढ़ा दिया जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। 11th क्लास का एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वो आपको करा दिया जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। वहाँ से प्रश्न चूंकि TRE 2 में आए थे तो उसको हम रिस्क नहीं ले सकते, इस बार नहीं पूछा गया था, दोबारा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आते हैं और अब यहाँ पे साइंस पे आते हैं। अब साइंस पे आते हैं, अगर आपका साइंस वीक है, ठीक है, अगर इन केस आपका साइंस वीक है या फिर आपने मान लीजिए साइंस नहीं पढ़ा है तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, आप ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार लवण। फिर है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है, चाहे जिसका मजबूत हो कमज़ोर हो, सबके लिए आपको रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म। अगर आप 9-10 से बचना चाहते हैं, 9-10 के बायो से बचना चाहते हैं तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आपको 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स प्लांट्स, जाइलम फोलम के बारे में बताया जाता है, फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं क्लास 8 में। अब क्लास 8 में जब आएंगे तो आपका इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। अगर 9-10 से, फिर मैं आपको कह रहा हूँ 9-10 से आप बचना चाह रहे हैं, आपका उतना लेवल पे नहीं दिक्कत है तो आप यहाँ से करिए, बाकी हम आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से 9-10 का ऐड ऑन करा देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, हार्मोन्स वगैरह सबके बारे में यहाँ पे अच्छे से दिया गया, सिंपल में दिया, आप समझ पाएंगे कम से कम समय में, ठीक है। और ध्यान रखिए NCERT बेस्ट सोर्स है BPSC एग्जाम क्रैक करने का, ठीक है। और जो हमने अपना ग्रोथ किया नंबर्स लाने में, आप भी ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। फिर आते हैं साउंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर है लाइट चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं 9th क्लास पे। तो 9th क्लास पे आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर एटम मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये सब आपको नहीं पढ़ना। फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल वगैरह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बात करें, और जो इसको भी पढ़ लेगा उसका फ़ायदा ही है, और जो नहीं पढ़ पाएगा तो हम ऐड ऑन करा देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप पढ़िए ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद जो है फोर्सेस एंड लॉस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर वर्क एंड एनर्जी, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन से सेलेक्टिव पढ़ना है, बाकी वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ये सब आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं 10th क्लास पे, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसिड बेस एंड साल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, GS पार्ट सेकंड में भी यहाँ से पूछे गए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर से भी GS पार्ट सेकंड में पूछे गए हैं साइंस में आपके। कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये हो गया आपका, ठीक है। और आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना है, क्लियर कर दे, पीरियोडिक टेबल बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर लाइव प्रोसेस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में जो आपने 7th 8th क्लास में भी दिखाए थे, तो वहाँ से वही उसी के थोड़ा सा आगे, ठीक है। फिर आते हैं हेरिडिटी, थोड़ा सा बस वही जेनेटिक्स पूछता है और कुछ नहीं आज तक पूछा है कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी तो सिंपल सा होता है ना। तो बस इसका डिफिनीशन पूछता है, तो बस आपको डिफिनीशन जानना है, वो भी आपको PIQs के माध्यम से करा दिया जाएगा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। सिंपल क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ह्यूमन आइन कलरफुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे NCERT में, PRT से लेकर PGT तक, GS पार्ट सेकंड में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से
सेलेक्टिव पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी इन्वायरमेंट अगर आपका नहीं आता है, मैथ साइंस में ग्रुप में 6 to 8 में इन्वायरमेंट नहीं आता है, तो आपको 13, 14, 15 जो पुरानी बुक में 13, 14, 15 चैप्टर छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम आपके जो फार्मूले वगैरह हमने बनाए थे तैयारी करते हुए, तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, आपको गाइड कर दे रहे हैं, और आप ये PDF जो है टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप अपने जो है जैसे भी आपकी फीलिंग्स हैं, आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। वहाँ नहीं कहने का आपका मन है, आप टेलीग्राम चैनल में आके पर्सनली DM करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर 3 है, ये क्लास 10th के हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th के आपके हैं, और यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और आप अपना मीडियम जरूर बता दीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो उस हिसाब से हम क्लासेस लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है 2 प्रकार के इक्वेशंस होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, और यहाँ से जो है, ठीक है, अभी डिस्कस नहीं करते, नहीं बहुत टाइम जाएगा, और चूंकि स्ट्रेटजी वीडियो है तो उसी पे फोकस करते हैं। और यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं आपके, ठीक है, NCERT बुक से ही लिए गए हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको इतना याद रखते। फिर चैप्टर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये फार्मूला आप जानते ही, इसके बारे में क्या ही डिस्कस करें, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर 5 AP पे, तो AP में आपको सब पता ही है, बाकी आपको क्लासेस करा दी जाएंगी, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आप जो GS पार्ट सेकंड की जो आपका मैथ का एक प्लेलिस्ट, आपके जो 6 to 8 मैथ साइंस का एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, तो आपको लिंक में दे दिया जाएगा। मैथ साइंस प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस पढ़ी होंगी आप उनको देख डालिएगा, कोई चिंता मत करिएगा, वो देख डालिएगा कम से कम। बाकी कल से क्लासेस आपकी प्रॉपर मैथ की स्टार्ट हो जाएंगी। फिर सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP पता ही है, ठीक है, 2-3 फार्मूले होते हैं। तो फिर सम फर्स्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हो गया, इसी पे आधारित प्रश्न हो गए, ठीक है। ये हमने शॉर्ट नोट्स लास्ट टाइम के लिए बनाए थे कि फार्मूले वगैरह भूले नहीं। फिर चैप्टर 7 से है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, ठीक है, x2 - x1 ही होता है, y2 - y1 भी होता है, लेकिन x1 - x2 भी कर सकते हैं, y1 - y2 भी कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है, क्योंकि रूट स्क्वायर में है तो स्क्वायर में माइनस प्लस ही हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है पॉइंट ऑन y एक्सिस, बहुत बार पूछा गया, GS पार्ट सेकंड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चंस कराए गए आपको। तो इक्विडिस्टेंट जब हो 2 पॉइंट से, तो जब y एक्सिस पे होता है, पता होगा आपको x 0 होता है, x पे होता तो y 0 होता है, तो उसी हिसाब से हमारा फार्मूला बन जाएगा, वहाँ हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और इस प्रकार जो है हमारे ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। फिर है जब x एक्सिस पे होगा तो ऐसे ही फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा, और पॉइंट्स, फिर अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, बोला अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, एक ही उस पे हैं, ठीक है, तो आपका AB + BC = AC होगा, AB + BC = AC होगा, ठीक है। तो इस केस में आप ऐसे पता कर सकते हैं। बाकी डिटेल में आपको चैप्टर वाइज डिस्कस किया जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आप अपने पास में रखें, नोट कर लें आप। और सेक्शन फार्मूला है फिर, तो सेक्शन फार्मूला x और y का कोऑर्डिनेट बताता है, ठीक है, जो M1 M2 में डिवाइड करता है, A और B जो कोई पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, और M1 M2 उनका रेशियो है जो उनको डिवाइड करता है, और P पॉइंट है x y जो इनको डिवाइड कर रहा है आपस में। और इसके अलावा फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है उसके तहत x और y का, फिर रेशियो अगर k रेशियो 1 हो तो उस केस में क्या बनता है, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाया गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, ठीक है, वैसा फार्मूला नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड तो आपको पता ही है, लेकिन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट से निकाला जाता है तो इस फार्मूले से निकाला जाता है, ठीक है। आप इसको ट्रिक भी आपको बता दिया जाएगा कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, 1 2 3 लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट का 2 लेंगे, फिर बचा हुआ लेंगे 2 3, ठीक है। अब यहाँ 2 3 1 हो गया तो लास्ट का 2 लेंगे, 3 1 बचा फिर, ठीक है, ऐसे आपको बता दिया जाएगा, तो आप याद भी कर पाओगे, रटना नहीं है कुछ भी। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए तो वर्टिसेस विल बी कॉलिनियर, ठीक है, यानी कॉलिनियर हो जाएंगे वर्टिसेस। फिर है पॉइंट है, 3 पॉइंट है, अगर कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, हर केस में 0 होगा, तो ध्यान रखना। फिर ऐसे करके हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेंगे। फिर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, अब यहाँ पे जो है सिंपल सा आप जानते हैं, साइन थीटा कॉस, साइन कॉस टेन जानते ही हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ 3 आपको नॉर्मली पता होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मली पता होने, चूँकि GS पार्ट सेकंड में एक क्वेश्चन हमने कराया जहाँ पे थीटा उटा का मान पूछ लिया था, तो कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं, आप इसको अगर आपने तैयारी की होगी थोड़ी बहुत भी तो आपको पता होगा, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको साइन कॉस टेन का याद रखना, इसी का अपोजिट हो जाता है कोसेक, सेक और कॉट। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे
कुछ फार्मूले हैं, ठीक है, sin 90 माइनस से tan 90, ये सब आपको याद कर लेने हैं। फिर ये 3 सिंपल से फार्मूले हैं जिससे आपका चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाला हो जाएगा। फिर है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सारा खेल यहीं पे आता है चैप्टर्स में, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। और यहाँ पे आपको जो है जो आपके 4 आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, कि आप जो है कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करें। जैसे कॉस माइनस 1710 का दे दिया था TRE 2 में, तो वैसे प्रश्नों को कैसे करेंगे तो वो सब आपको यहाँ बता दिया जाएगा। फिर आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा। और 2 फार्मूले होंगे आपके पास, बस यही 2 फार्मूले, क्या मतलब 2 टेबल होंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज करिए, अब देखिए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को लगाया जाता है ना, क्लियर है आपको। तो 2 केस होंगे आपके, या तो थीटा का मान 30 होगा या तो थीटा का मान 45 होगा, ठीक है। अब थीटा का मान 30 है तो ये तो 90 हमेशा होता है, तो 90 30 120, ये बच्चा कितना है 60, तो 30 60 90 का खेल है। 30 60 का 90 का खेल जब होता है तो हम 1√3 और 2 से कंपेयर कर लेते हैं, उसी हिसाब से हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अभी आपको हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जब प्रश्न कराए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 45 होगा, तो जब यहाँ 45 होगा तो यहाँ भी 45 हो जाएगा, ये 90 रहेगा ही, ठीक है। तो उस केस में 1/√2 से हम कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यूज़ ले। सपोज करिए यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है, अब यहाँ 10 दिया तो एक का मान 10 हो गया। अगर पूछे कि हाइट 10 है और यहाँ पे इसका मान पूछ ले तो इसका कितना हो जाएगा, √2 × 10, तो 10√2 आ जाएगा। तो ऐसे ही जो बहुत सिंपल में आपको 10 30 45 ये सब कुछ नहीं करना है, सिंपल में आपको बता दिया जाएगा, आपका हो जाएगा। फिर है चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल πr² होता है, पता ही है। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस पता ही है, ठीक है, पाई का मान भी पता ही है। फिर है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ व्हील, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, डिस्टेंस अपॉन 2πr, डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए यहाँ पे रख दिया गया है। फिर आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्किल, बहुत महत्वपूर्ण है। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAB जब निकालना होता है तो πr² थीटा अपॉन 360 होता है, और जब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होता है तो πr² में से हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया OAB, ठीक है। और जब इसका वैल्यू हमें पता चल गया तो अगर हमें पूरे का निकालना हो, मेजर सेक्टर यानी जो बचा हुआ सेक्टर है उसका निकालना होगा, तो हम पूरे एरिया के जो है एरिया ऑफ पूरा जो होल सर्किल है उससे हम माइनस कर देंगे इस छोटे से हिस्से को, तो वही यहाँ पे किया है, ठीक है। तो πr² माइनस इतना, ये अपना वैल्यू रखा, शॉर्ट किया, तो ये आपका πr² अपॉन 360 माइनस थीटा, ये आपका फार्मूला आपको पता भी है, तो ऐसे ही आता है ये। फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, जब माइनर सेगमेंट की बात करेंगे तो ये आपका हिस्सा माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट होता है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OACB होता है इसमें से माइनस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। खुद सोचिए, सिंपल सा है, ये इतना आपका जो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है ना, और इसमें से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दिए तो बचा क्या, ये आपका माइनर सेगमेंट दिख रहा होगा, तो माइनर सेगमेंट आपका आ गया। फार्मूला रखेंगे, ठीक है। और उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हम क्या मानेंगे, आपका एक केस हो सकता है कि यहाँ पे मान आपको 60 दिया हो, जब 60 दिया होगा तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 r² रखना है। क्या रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 r²। दूसरा है थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ r², ठीक है, तो हाफ r² है, ये हो जाएगा। ध्यान रखना 90 के केस में अगर इसके अलावा कोई और एंगल होगा तो आपको सीधे 1/2 r² साइन थीटा, साइन की वैल्यू रख देंगे, सिंपल में हमारा आंसर आ जाएगा। आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं 60 और 90 के पूछे जाते हैं, तो तीसरे के लिए घबराने की बात नहीं है, बाकी आपको पता होना चाहिए। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा दीजिए, जो बचा वो आपका मेजर सेगमेंट हो गया, है ना। फिर आते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क होता है 2πr थीटा अपॉन 360, ठीक है। अब ये माइनर आर्क था AB, तो जो बाकी बचा वो क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगा, तो 2πr सर्कमफेरेंस में से जो बचा हुआ लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो 2πr माइनस 2πr थीटा अपॉन 360 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पे जब रोटेशन की बात आती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री लेते हैं, 60 मिनट में 360 लेते हैं, तो 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री होता है, तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। फिर आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे, तो यहाँ पे आपको जो है पता होने चाहिए क्यूब का, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए, घन का आयतन पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया कब लगाना है हम आपको सब क्लास में समझा देंगे,
फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 5a² कब होता है, तो जब क्यूब एक साइड से ओपन होता है। जब एक साइड से ओपन होगा तो हमें 5 ही साइड मिलेंगे, और जब क्यूब 2 साइड से ओपन होगा, जब क्यूब 2 साइड से ओपन होगा तब वहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए। फिर क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 है। पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। फिर एक क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड के बारे में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH होता है। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + LH, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो कब, जब 5 हिस्सों की बात हो, जैसे जिस कमरे में आप बैठ के हमारा वीडियो देख रहे होंगे, आप ऊपर देखिए, ऊपर वाले छत को हटा दीजिए, आपको टोटल 5 साइड मिल गए, ठीक है। नीचे, अगल बगल और पीछे और सामने, ठीक है, 5 साइड मिल गए, या तो ऊपर का गायब हो या नीचे का। तो जब 5 साइड की बात की जाएगी तो आपको ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। 2 × L + B × H + LB। क्लियर हो गया 5 हिस्सों के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो ये 2 × L + B × H होता है, ठीक है, 4 साइड के लिए। सीलिंग, जो पैर आपका जहाँ पे है वो गायब कर दीजिए, ऊपर छत गायब कर दीजिए, 4 साइड बचे, है ना। तो ये आपके 2 × L + B × H हो जाएगा। फिर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, √L² + B² + H²। याद होना चाहिए, प्रश्न दे सकता है। फिर है अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना हो या लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, कॉस्ट दिया हो तो कैसे निकालेंगे। एक प्रश्न आया था GS पार्ट सेकंड में, उसको हमने करवाया था। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, जो कॉस्ट था, कॉस्ट से हमने रेट को डिवाइड कर दिया था, ठीक है। हम ध्यान नहीं है लेकिन 15,000 रुपये था कुछ ऐसा, और 10 रुपये के रेट से था, तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो CSA आ गया था वो 1500 ऐसा कुछ आ गया था वहाँ पे। तो वही यहाँ पे फार्मूला सिंपल सा। फिर आते हैं सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब क्लोज होगा तो 2πr/H + R, ठीक है। तो 2πr/H + R। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर एक साइड ओपन होगा तो 2πr/H + πr², ठीक है। तो 2πr/H + πr²। फिर कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पाइप अगर दोनों साइड से ओपन, ठीक है, तो 2πr/H। आगे बढ़ते हैं, कोन पे आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन पता है फार्मूला आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/L + R। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/L, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया के केस में ध्यान रखिएगा, एक साइड, ठीक है, तो एक साइड वहाँ पे जैसे आप आइसक्रीम कोन खाते हैं तो एक साइड से ओपन होता है, तो वो आपका जो है πr/L हो जाएगा उस केस में। और यहाँ पे बात करें तो सिंपल में कोन दिया गया है, R रेडियस है, बेस रेडियस है, आधार त्रिज्या है, हाइट है, और यहाँ पे L क्या है, तो L त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट है। L से डिनोट करते हैं स्लैंट हाइट या त्रियक ऊंचाई। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो जो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, कि H हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो H है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो p² + b² = h² होता है ना। तो वैसे ही सेम फार्मूला आपको यहाँ पे लगा देना, और जब आप सेम फार्मूला लगाएंगे तो ये आपको हाइपोटेन्यूज की तरह दिखेगा, कर्ण की तरह दिखेगा, तो h² + r² = L² हो जाएगा। L बराबर रूट चढ़ जाएगा H + h² + r² रूट में। तो आपका स्लैंट हाइट का फार्मूला आपको पता चल गया, है ना। यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, हाइट भी निकाल सकते हैं, इधर उधर घुमाते हुए। फिर आते हैं आगे, स्पेयर पे आते हैं। स्पेयर में आपको वॉल्यूम ऑफ स्पेयर पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर या सरफेस एरिया की बात करें तो भी 4πr²। सिंपल है। हेमी स्फीयर की बात करें तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4/3 था तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3πr³ बचेगा। TSA ऑफ हेमीस्फीयर, TSA ऑफ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर देखिए, ठीक है, ये होता है TSA होता है। और अगर, और इसका जो पूरा होता है TSA होता है वो 3πr² होता है, ठीक है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। फिर एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो 2πr², सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले यहाँ पे मीन मीडियन मोड के, ठीक है। मोड का फार्मूला होता है 3 मीडियन - 2 मीन। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2 में, ठीक है। फिर मीन निकालने के कुछ तरीके हैं यहाँ पे, तो आप देख लीजिएगा आराम से, और PDF आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। बाकी आपको प्रश्न करा दिए जाएंगे, अगर आपने इससे पहले सॉल्व किए तो ठीक है, नहीं तो आपको समझाते हुए करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, बहुत ख़त्म ही होने वाला आपका, ठीक है। तो यहाँ आपका मोड निकालने का बताया गया है, फिर आपका यहाँ पे मीडियन को निकालने का बताया गया एग्जाम्पल के साथ में। फिर आपका प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ रट लेना है, प्लेइंग कार्ड्स 52। TRE 2 में 2 प्रश्न आए थे, इस बार नहीं आए थे, अगली बार आ सकते हैं, ठीक है। यही आयोग का पैटर्न होता है कि एक बार नहीं पूछा तो अगली बार धर के पूछेगा। तो रेड कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, क्लियर है। प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, लाल कार्ड होते हैं 26, काले कार्ड होते हैं 26। अब रेड कार्ड्स में 2 होते हैं, हर्ट आपका लाल हो गया और डायमंड आपका लाल हो गया, ठीक है। तो हर्ट लाल
दिल लाल डायमंड, ठीक है, हार्ट और डायमंड 13-13, क्लियर है। इधर क्लब और स्पेड 13-13, तो क्लब और स्पेड हिंदी में जो भी कहते हैं, तो क्लब और स्पेड 13-13, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो जो 13 कार्ड होते हैं इसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक, एक एस, सभी के केस में, ठीक है। एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस, इनको जो किंग, क्वीन और जैक इनको फेस कार्ड्स बोलते हैं। और 2 से 10 तक की संख्याएं होती हैं कार्डों पे, तो ये टोटल 9 कार्ड होते हैं, तो 9 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 13 कार्ड हो गए, ठीक है। और यहाँ पे लिखी होती 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो ये आपके हो गए टोटल 3 फेस कार्ड हो गया, एक एस हो गया और 9 ये वाले कार्ड हो गए, तो 13 कार्ड ईच हो गए। तो आपको क्लियर आ गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेड कार्ड्स कौन से होते हैं, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक कार्ड्स कौन से होते हैं, क्लब और स्पेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सिंपल आपको कुछ प्रश्न करा दिए जाएंगे जिससे आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये स्ट्रेटजी कैसा लगा। और साथ में 2-4 नेगेटिव लोगों को हम इग्नोर ही करते हैं, लेकिन मतलब होता है ना कि कोई विश्वास नहीं करना चाहता आज के डेट में, क्योंकि आयोग इतना ज़्यादा करप्ट हुआ, लीक पे लीक, ठीक है, और नुकसान अभ्यर्थी का ही होता है, और वो आपस में ही बहस करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो वो चीज़ें, तो आप लोग को जैसा भी है आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिए, आपको उस अकॉर्डिंग क्लासेस बहुत जल्द से जल्द ख़त्म करा दी जाएंगी, आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।